ऑलराइट गाइस, वेलकम टू कोर स्टडीज। स्वागत है आपका कोर स्टडीज के एक और वीडियो में। तो आज हम लोग जो है रिवीजन 24 की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसके अंदर हम लोग कल हमने क्या किया था, स्टोन एज के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग कॉपर एज के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉपर एज के साथ साथ इसी वीडियो के अंदर हम लोग जो है आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी आज हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, कॉपर एज है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। चालकोलिथिक एज का मतलब क्या हो गया कि इसी टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था, कॉपर डिस्कवर हुआ था। कॉपर को प्रॉपर सही तरीके से यूज करने लगे थे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हम इसी पीरियड को कॉपर एज क्यों बोलते हैं। तो बेसिकली कॉपर एज जो है उसको हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि कॉपर का डिस्कवरी यहाँ हुआ था, और इससे पहले का जो पीरियड था, स्टोन एज था। वहाँ पर क्या हो रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, स्टोन टूल्स का यूज़ कर रहे थे। धीरे धीरे हम उनको चेंज किया, स्टोन टूल्स जो पहले बड़े होते थे उनको छोटा किया, फिर तीखा किया, शार्पन हुआ उनके अंदर। तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा सिस्टम चला, और बाद में क्या हुआ, जब हमें मेटल मिल गया तो हमें फर्स्ट मेटल कौन सा मिला था, कॉपर मिला था। मतलब फर्स्ट मेटल, ये मैंने लिखा भी यहाँ पे, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन, ये कौन सा है, कॉपर होता है। तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है, इसी को अगर अपन डिटेल से देखते हैं, तो पहले आप देख लो कि हम इसी पीरियड को ही कॉपर एज क्यों बोलते हैं, या इस पीरियड के आसपास ये कौन सा जो है रीजन है। वो अगर हम लोग देखते हैं तो ये देख लो, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का एरिया है। आपको हड़प्पा सभ्यता के आसपास का ये जो एरिया है, जैसे ये गणेश्वर जोधपुर है, आहार कल्चर है, उसके साथ ये जॉरवे ट्रेडिशन या जॉरवे कल्चर जो है, ये वाला जो पूरा एरिया ना, इस एरिया में, इसी एरिया के अंदर क्या हुआ था, बेसिकली कॉपर फाइंड हुआ था। ओके। तो कॉपर जैसे फाइंड हुआ तो ये लोग यहाँ पे रहने लग गए। उसमें दो तीन साइट्स है, जैसे मध्य प्रदेश की होगी, एक ये साइट्स होगी, यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक दो साइट्स है। ये साइट्स कहाँ पर आएंगी, ये कॉपर एज का एक जो है एरिया है, इसी के अंदर कॉपर हमें जो है मिला था। ओके, तो इस हिसाब से जो पूरा का पूरा अ, हम लोग कॉपर एज की बात करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि हम लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कॉपर मिला था, तो पूरा का पूरा जो है सिविलाइजेशन यहीं पर ही फ्लोरिश हुआ था। ओके। अब उसके बाद अगर हम लोग इसकी कॉपर एज की पोट्री के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि कॉपर एज के अंदर जो है दो तरीके की पोट्री होती थी। ब्लैक और रेड, जो हमने पहले भी देखा आईवी स्टोन एज के अंदर, वहाँ पर भी ब्लैक और रेड कलर की पोट्री का यूज हो रहा था। और सेकंड जो पोट्री है वो है ओकरे कलर। ये बेसिकली आप देखो तो गेरुआ कलर जो होता है, उस तरीके की कुछ कलर था, वो पोट्री यूज हो रही थी। ये दो पोट्री है। मेजर साइड्स की बात करें तो वेस्टर्न साइड या वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें, और वेस्टर्न महाराष्ट्र मतलब जो सी साइड आ रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर जॉर्वे जो है सबसे पहले साइट मिली थी। जैसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि आईवीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, जैसे क्योंकि हड़प्पा हमें सबसे पहले मिला था, तो हम उस पूरे के पूरे रीजन को, उस पूरी सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, या हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। सेम जॉरवे सबसे पहले मिला था महाराष्ट्र के अंदर, तो उसको जॉरवे कल्चर बोलते हैं, सबसे पहले मिला था, और महाराष्ट्र में सबसे पुराना फाउंड है वो, ठीक है। उसके अलावा नेवासा, दाइमाबाद, दाइमाबाद जो है वो सबसे बड़ी सिटी है। दाइमाबाद पहले भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, मतलब स्टोन एज में। आगे जब चलेंगे तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आईवीसी के अंदर चंदौली है, इनाम गाँव है, नासिक है, या नवदा टोली है। तो ये कुछ मेजर सिटीज है जो हड़प्पन, सॉरी, कॉपर एज के पीरियड की सिटीज है। ओके। सेकंड, अगर हम साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिटीज आती है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आहार सिविलाइजेशन। इसको आहार सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्या मिला था, आहार नाम से जो सिटी मिली थी, जो कॉपर एज को बिलोंग करती थी। इस वजह से इसको आहार सिविलाइजेशन बोलते हैं। थर्ड हमारा मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे मालवा या काया था या ईरान, ये तीन सिटीज मिली थी। फोर्थ, अगर ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे चिरांद, जहाँ पर हमें क्या मिला था, वेपन्स ऑफ बोन मिले, वेपन्स ऑफ बोन्स मिले थे यहाँ पे, मतलब हड्डियों से बने हुए हथियार मिले थे। उसके अलावा बुर्दवान है या मेदिनीपुर, मेदिनापुर जिसको बोलते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर ये दो साइट्स है। वो साइट्स हमें मिली है कहाँ पर है, ये कॉपर एज की साइट्स है। कॉपर एज के बारे में बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि इतना सारा जो है ये इसी एरिया के अंदर क्यों था,
क्योंकि मॉडर्न टाइम के अंदर एक तो मलज खंड करके एक जो है खाद्यान्न है, एक माइन है मलज खंड। ये कहाँ पर है? ये एमपी के अंदर है। और दूसरी एक जो माइन है वो खेतड़ी। खेतड़ी इंग्लिश में, हिंदी में खेतड़ी, ये कहाँ पर? राजस्थान में है। ये 2 माइन्स आज के टाइम पर भी वहाँ पर कहाँ पर है? अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर है। और उसी एरिया के अंदर जो है कॉपर एज हमारा जो पूरा का पूरा फ्लोरिश हुआ था। इस टाइम का जो अगर हम बेसिक फैक्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉपर जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो था, फर्स्ट मेटल जो था वो हमें कॉपर मिला था। रूरल कम्युनिटी थी। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि टाउनशिप ऑन करते थे। धीरे-धीरे जैसे वो पहले जंगल में रहते थे, फिर उन्होंने टाउनशिप ऑन करना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे वो एक साथ रहने लगे। और इससे आगे जब जाएँगे तो वो क्या हो जाएगी, वो एक सिटी बन जाएगी। जैसे आईवीसी के बारे में हम लोग बोलते हैं कि अर्बनाइज़ेशन था वहाँ पे। वो शहर था, ये ग्रामीण जो है कम्युनिटी थी। ये अनबरियल जो है प्रैक्टिस करते थे, मतलब अस्थियाँ रखने का जो रिवाज था, जो आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ फ़ॉलो करती है। अस्थियों का विसर्जन जो हम लोग करते हैं, वो अस्थियाँ एक मिट्टी के कलश के अंदर रखने का जो रिवाज है, वो हमें कॉपर एज से मिला है। उसी के बाद अगर देखें तो इनको घोड़े के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। और जो बर्न्ड ब्रिक्स होती है, मतलब जो पक्की ईंटें होती है, उनके बारे में भी इनको कोई नॉलेज नहीं। कॉपर एज बेसिकली इतना ही था। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो आप लोग देख सकते हो, रफली आप लोग बोल सकते हो कि 2000 बीसी के आसपास का जो पीरियड है, वो कॉपर एज का पीरियड है। तो बेसिकली कॉपर एज के अंदर इतना ही था। अब नेक्स्ट हम आईवीसी के ऊपर देख लेते हैं। आईवीसी हमारा जो है वो आप सभी को पता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम आईबीसी की बात करें तो ये ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके टाइम पीरियड को जनरली हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर देखें तो बिल्कुल सिंपली बोल देते हैं कि लगभग 2500 से लेकर 1750 बीसी तक जो है आईबीसी का एक टाइम पीरियड है। लेकिन अगर इसको इलैबोरेट वे में बोलें तो स्टार्टिंग हुआ था लगभग 3300 बीसी के आसपास। वहाँ से लेकर 2600 बीसी तक ये काफ़ी अर्ली स्टेज पर था, मतलब लोग इकट्ठे हो रहे थे इधर-उधर से कैसे भी करके। और फिर 2600 बीसी से लेकर, जिसको हम लोग 2500 से बोलते हैं, वहाँ से लेकर और 1900 1800 बीसी तक क्या हुआ था, ये लोग अपना मैच्योरिटी फेज़ पर था, फिर इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो 1750 बीसी के बाद हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन इसका डिक्लाइन जो है वो बेसिकली था 1900 से 1300 बीसी के बीच में हुआ है। इसको आप थोड़ा-सा राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे 1700 बीसी से लेकर और यहाँ पर 1700 बीसी तक आप इसका एंड कर सकते हैं। ओके, मतलब अर्ली फेजेस का क्या था, 3300 बीसी से लेकर 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक। उसके बाद जो मैच्योरिटी फेज था वो क्या था इसका, 2600 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक। उसके बाद 1700 बीसी से उसका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। अब 1300 बीसी के अंदर बेसिकली ये पूरे से पूरा पूरा का पूरा खत्म हो गया। डिक्लाइन के 2-3 रीजंस मानते हैं हम लोग। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि आर्यंस आए थे इंडिया के अंदर, तो आर्यंस के साथ वॉर एक रीज़न मानते हैं, लेकिन कोई हमें वॉर के एविडेंस नहीं मिले हैं। वॉर के एविडेंस इन द सेंस, हमें उस टाइम पर कोई अगर वॉर हुई है, तो जितने भी हमें जो हड्डियाँ मिली है, जो अस्थियाँ मिली है, वो क्या होनी चाहिए, कोई टूटी हुई हड्डी होनी चाहिए, या किसी के अंदर अगर कोई वेपन से वार हुआ है, मतलब उस टाइम पर तलवार थी, तो तलवार से अगर कोई अटैक किया है, तो तलवार से कटने का, हड्डी के ऊपर मार, ऐसा कोई भी निशान नहीं मिला है। एक हम लोग रीज़न मान सकते हैं कि उसका एक रीज़न था, क्या था कि वॉर हुआ होगा, लेकिन जनरली जो माने जाते हैं रीज़न, जो एक्सेप्टेबल रीज़न है, उनमें हम लोग बोलते हैं कि सूखा आ गया था। जैसे आपको पता है कि सरस्वती नदी जो थी, वो भी आईबीसी का पार्ट थी। उस टाइम पर मतलब इस सरस्वती नदी के दोनों किनारों के ऊपर जो है, ये कालीबंगा साइड जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पर थी। लेकिन फर्दर जैसे नदी सूख गई तो कालीबंगा का पूरा एरिया जो है वो खत्म हो गया। उस तरीके से हम लोग और भी मान सकते हैं कि सिंधु नदी के अंदर वहाँ पर जो है बाढ़ आई थी, वो भी मान सकते हैं, भूकंप आया था, मतलब ऐसे बहुत सारी थ्योरीज़ है। लेकिन इसका कोई फिक्स कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है हमारे पास कि ये क्यों खत्म हुई थी। बस ऐसा है कि हम लोग मानते हैं कि या तो बाढ़ के द्वारा, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर के द्वारा, या फिर वॉर के द्वारा। तो वॉर वाला तो बिल्कुल ही हम लोग उसको खत्म करते हैं, और इसका बेसिक रीज़न जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर ही माना जाता है। अब अभी तक हम लोगों ने पहले स्टोन एज पढ़ा था।
फिर कॉपर एज बना। तो जैसे ही हम लोग इस चीज़ को अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आयरन मिल गया था। ओके, आयरन कहाँ मिला था हमें? आयरन हमें पहले मिल गया था कहाँ पर? स्टोन एज के एंडिंग के अंदर, जब हम नियोलिथिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें आयरन मिल गया था। आयरन हमें वहाँ से मिला, नेक्स्ट टाइम पीरियड के अंदर हमें मतलब कॉपर मिल गया। तो क्या होने लगा बेसिकली, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे ना, इन्होंने दोनों मेटल्स को मिक्स कर दिया। मैं आपको मैप पर दिखा देता हूँ। जैसे इस एरिया के अंदर आपको पता है कि इस एरिया के अंदर हमारा क्या था, यहाँ पर कॉपर था, और इससे उधर मतलब अफगानिस्तान और ईरान की साइड हमें क्या मिलता था? आयरन मिलता था। तो इन दोनों को मिलाकर क्या करते थे, यहाँ पे ये ब्रॉन्ज बनाते थे। ब्रॉन्ज बनाए जा रहे थे और अपने जो है सिविलाइजेशन को फ्लोरिश कर रहे थे, बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। ओके, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे बढ़ रहा था। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जैसे इनको ये ब्रॉन्ज बनाते रहे, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली हम इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज या ब्रॉन्ज पीरियड हम इसी को बोलते हैं। तो ये एक बेसिक रीज़न था इसको ब्रॉन्ज एज बोलने का। अगर इसके एक्सपेंशन की बात करें, तो इसका एक्सपेंशन पूरे के पूरे अगर आप बोलो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था। जैसे नॉर्थ के अंदर लगभग जम्मू कश्मीर तक था, और मांडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसके जो साइट्स मिले हैं। अगर आप ईस्ट की बात करो तो यूपी में था, आलमगीरपुर में था। अ, वेस्ट की बात करो तो सुत का गेंडोर जो है बलूचिस्तान में, वहाँ पर मिला है। और साउथ के अंदर जो है महाराष्ट्र के अंदर दैलनाबाद जो साइट है, वहाँ तक इसके जो है एविडेंस मिले। तो हम लोग मान सकते हैं कि ऑल ओवर जो है पाकिस्तान, इधर यूपी तक ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो जम्मू तक, और साउथ में जो है महाराष्ट्र तक इसके जो है एविडेंसेस मिले। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इसके टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईबीसी की टाउन प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ओके, अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये शहरी व्यवस्था थी। तो इसका जो लेआउट था ना टाउन प्लानिंग का, मतलब इसके जो शहर थे वो बिल्कुल इसका जो एरिया था रहने वाला, वो बिल्कुल क्या था, ग्रिड सिस्टम के अंदर था। मतलब ऐसे बने हुए थे। तो जैसे अभी जनरली होता है कि दो गलियां क्रॉस करती है, जहाँ पे हमारा सर्कल बनता है जिसको हम चौराहा बोलते हैं, उसी तरीके से पहले बना हुआ था। बिल्कुल सिटी लेआउट का ग्रिड सिस्टम था वहाँ पे। और राइट एंगल्ड इंस्ट्रक्शंस भी थे स्ट्रीट्स के ऊपर। ओके, सड़कें चौड़ी थी, उसी के साथ साथ रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में था। ड्रेनेज सिस्टम पूरा काम कर रहा था, सड़कों के बाजू में नालियां थी। उसके अलावा पब्लिक बाथ था, मतलब एक जिसको ग्रेट बाथ बोल सकते हैं। मोइंजो-दारो में के अंदर क्या था, ग्रेट बाथ था। अब ये बेसिकली सिटी क्या थी, 2 लेवल पर डिवाइड थी। कुछ रिच लोग थे जो हायर साइड सोसाइटी में रहते थे, और कुछ गरीब लोग थे या मिडिल क्लास के लोग थे जो लोअर साइड की सोसाइटी के अंदर रहते थे। तो बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक अपर पार्ट होता था, एक लोअर पार्ट होता था। अपर पार्ट जो था उसको बोलते थे हम सिटाडेल, या मतलब आपको मैं थोड़ा-सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। कोई भी सिटी को ना बेसिकली ऐसे डिवाइड किया जाता था। ये वाला एक सेक्शन रहता था, मतलब यहाँ पे एक लोगों का ग्रुप रहेगा और यहाँ पे एक लोगों का ग्रुप रहेगा। इसको हम लोग बोलते थे सिटाडेल। और एक जो लोअर पार्ट होता था उसको लोअर टाउन बोलते थे। लोअर टाउन में क्या होता था, यहाँ पे जो है कॉमन मैन रहता था, और जो अपर पार्ट था उसके अंदर जहाँ पे किंग हो गए या रिच लोग जो होते हैं वो रहते। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा इस सिटी का सिस्टम बनाया हुआ था। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेट बाथ था या कॉमन बाथ, जो पब्लिक बाथ जो था, वो कहाँ पर था? अपर टाउन के अंदर या अपर एरिया के अंदर, जिसको हम सिटाडेल बोलते हैं, उसके अंदर था। ये वेस्टर्न साइड में होता था। बेसिकली जो ग्रेट बाथ है वो एक ही सिटी के अंदर, मतलब मोहनजोदारो के अंदर ही हमें मिला है। इसके बाद अगर इनके ट्रेड और इकोनॉमी की बात करते हैं, तो बेसिकली ये इंटरनली ट्रेड करते थे लोकल मार्केट्स के अंदर, और बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आप कोई सामान दोगे, उसके एवज़ में, उसके बदले में आप उनसे दूसरा सामान लोगे। ऐसा सिस्टम आज से कुछ साल पहले भी गाँवों के अंदर, बहुत सारे गाँवों के अंदर होता था। इनफैक्ट शायद अभी भी होता हो। इनका जो यहाँ से माल था, वो बाहर भी जाता था, क्योंकि इनकी पोर्ट सिटी थी। पोर्ट सिटी कौन-सी थी? लोथल।
जो कि आज के टाइम में कहाँ पर है? गुजरात पर। ओके। उसके अलावा एग्रीकल्चर इनका व्हीट, बार्ली, राइस और कॉटन, इन 4 तरीकों का एग्रीकल्चर करते थे। ट्रेड और उसके अंदर इतना ही इनका। अर्बन सिविलाइजेशन था, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज़्ड था। मतलब वो जो है पक्की ईंटों का यूज़ कर रहे थे। बिल्कुल उनके कोर्टयार्ड थे, फ्लैट जो छत होती है वो बिल्कुल फ्लैट थी। सैनिटेशन था, मतलब इनके बाथरूम्स बने हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम था, पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा था। मेज़रमेंट सिस्टम का भी ये लोग यूज़ कर रहे थे। यूनिट डेसिमल बेस्ड सिस्टम था इनका बिल्कुल, और पब्लिक वर्क्स भी इनके थे। मतलब ये इनके जो है ग्रेनरीज़ थी, लार्ज पब्लिक बाथरूम्स थे। इस तरीके से जो है मतलब राजा अपनी प्रजा के लिए पूरा का पूरा जो है काम करवाता था। ठीक, इसके बाद अगर इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें, तो ये लोग भगवान के अंदर बिल्कुल बिलीव करते थे। सबसे पहले पशुपति सील हमें जो मिला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पशुपति सील को हम लोग बेसिकली रिलेट कर पा रहे हैं हमारे शिव भगवान से, जिनको आज हम शिव जी बोलते हैं, उनसे बेसिकली रिलेट कर पा रहे हैं। और जनरली ये धरती की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। इस तरीके से जो नेचुरल गॉड्स हैं ना, उनकी पूजा करते थे, जिनकी आज हम भी पूजा करते हैं। उसी तरीके से बिल्कुल ये पूजा करते थे, और फायर अल्टर्स अग्निदेव की भी पूजा की जाती थी। कहाँ पर मिला है ये? कालीबंगा के अंदर मिला है। उसके अलावा बुरियल और ग्रेव गॉड्स को गुड्स को भी जो है इनका किया जाता था। मतलब चीज़ों को दफनाना और ये सारे प्रैक्टिसेस भी ये लोग जो है करते थे। ओके, उसके बाद अगर यहाँ की पॉलिटी की बात करें, तो बेसिकली यहाँ की पॉलिटी मैंने आपको बता दिया 2 लेवल पे डिवाइड थी। एक अपर साइड थी टाउन की, और एक लोअर साइड थी। अपर साइड पर जो है बड़े लोग, जिसमें प्रीस्ट होते हैं, किंग होता है, काउंसिल, या उसको मैं डिसेंट्रलाइज़ जो कर रहा था, वो पूरा का पूरा सिस्टम रहता था। और लोअर साइड के अंदर कॉमन मैन, जिसके अंदर काम करने वाले, जो महल के अंदर अप्पर साइड के अंदर जॉब करते हैं, या अलग-अलग एरिया में अपना जो भी काम करते हैं, जिनको हम जातिवाद के अंदर लेके आगे देखेंगे कि जैसे जातिवाद कैसे शुरू हुआ, तो उस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा था। अभी मैंने आपको बताया कि एक रीज़न मानते हैं कि आर्यन्स के साथ फाइट हुई थी इनकी, लेकिन क्योंकि इनका कोई मिलिट्री एविडेंस नहीं मिला है, तो इस वजह से हम इस चीज़ को बिल्कुल ही क्या कहते हैं, नकारते हैं कि आर्यन्स के साथ इनकी फाइट हुई होगी। उसके साथ एविडेंस ऑफ काउंसिल मिले हैं, जो कि ये बिलीव करवाता है कि यहाँ पर क्या था, गवर्नेंस हो रहा था। मतलब काउंसिल्स के एविडेंस मिले हमें। अगर एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में बेसिकली इनके पास बकरियां थी, पेड़ थी। उसके अलावा इनका क्या करते थे, फूड लेबर की फॉर्म में यूज करते हैं। हाथी के एविडेंस मिले हैं, एलिफेंट्स के, लेकिन बेसिकली सेरेमोनियल पर्पस पे ही किया जाता था। मतलब कोई फंक्शन हो, राजा महाराजा ये जो क्या कर सकते थे, एलिफेंट्स का यूज़ कर सकते थे। कुत्तों का डोमेस्टिकेशन होता था, बिल्लियाँ थी। भैंस के जो है एविडेंस मिले, और ये बिल्कुल डोमेस्टिक एनिमल्स है। इसके अलावा हॉर्स के एविडेंस मिले हैं, घोड़े के एविडेंस मिले हैं, लेकिन वो ना एक डाउटेबल है, मतलब डिबेटेबल टॉपिक है कि एक एक ही सु सुरका टोडा नाम से एक जगह है, गुजरात के अंदर, सिर्फ़ वहीं पर एविडेंस मिले। इसके अलावा कहीं पर भी कोई घोड़े के एविडेंस हमें नहीं मिले, और वहाँ पर भी सिर्फ़ घोड़े की एक हड्डी मिली है। क्योंकि उस टाइम पीरियड के, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि इनको घोड़ों के बारे में पता था। घोड़े और गाय के बारे में इनको पता नहीं था। लेकिन बेसिकली एक सॉरी, घोड़े की एक हड्डी मिली है। तो इस वज़ह से हम लोग ये टॉपिक जो है मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल इसको लिख के रखा है। टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट की बात करें, तो बेसिकली इनका जो काम था, वो क्या था, बीड मेकिंग का, मतलब मोती बनाने का जो काम जो है, ये लोग करते थे। बीड मेकिंग, जो मोती हम लोग यूज़ करते हैं ना, लोकल माला के अंदर जितने भी मोती यूज़ होते हैं, वो बीड मेकिंग का कराम काम होता था। इसके अलावा और बेसिकली ये काम कहाँ पर था? लोथल और चहुंदड़ो नाम से जगह है। लोथल हमारे गुजरात में है, चहुंदड़ो पाकिस्तान में है। इन दोनों जगह पर होता था। या मेटलर्जी होता था, मतलब जो हमारे मेटल्स थे, कॉपर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड, सिल्वर, इनको जो है अपने ज्वेलरीज़ के अंदर यूज़ करना, उनको पिघलाना, ये वाला काम भी इनके पास था। कॉटन टेक्सटाइल था, मतलब ये कपड़े बनाते थे, कपड़े पहनते थे। उसके अलावा पॉटरी, इनकी हाई क्वालिटी की पॉटरी थी। रेड स्लिप पॉटरी विद जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, मतलब इनके जो डिज़ाइन्स थे, वो भी बिल्कुल जियोमेट्रिकल फॉर्म में थे। ऐसा-वैसा नहीं था कि कोई टेढ़ा-मेढ़ा डिज़ाइन हो। जियोमेट्रिकल स्फेरिकल फॉर्म में
उस हिसाब से आप लेके चल सकते हो। वाटरक्राफ्ट इनका था, वाटरक्राफ्ट का मतलब इनके पास बोट्स थी, बोट ये बनाते थे, तभी तो ये उसका जो हमारा डॉकयार्ड है उसका यूज करते थे, मतलब बंदरगाह का यूज करते थे। इसका मतलब उनके पास बोट्स थी, और बोट्स थी तो इनके पास वाटरक्राफ्ट भी था, इनको बोट्स बनानी आती थी। ठीक। उसके बाद अब इधर कुछ नहीं रहा है, इसके बाद मैं आपको यहाँ की कुछ साइट्स और उनके की इन्फो बता देता हूँ, जो मेजर साइट्स है जो एग्जाम के अंदर आ सकती है। सबसे पहले अगर साइट की बात करें तो पहली साइट हमारी है हड़प्पा। ये बेसिकली पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, रावी रिवर के बैंक के ऊपर बनी हुई है, और 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने इसको फाउंड किया था। अब बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब 1921 के अंदर इसको फाउंड कर रहे थे, तो उस टाइम इंडिया अनडिवाइडेड था, मतलब वो उस टाइम इंडिया का ही पार्ट था। तो उस टाइम एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, एएसआई। ओके, एएसआई के बारे में आपको पता होगा। अब एएसआई के बारे में दो डिस्कशन चलते हैं कि एक तो हड़प्पा नाम जो है ये किसने दिया। ओके, नेम्ड बाय, अगर हम लोग ये देखें कि ये वाला नाम जो है हड़प्पा नाम किसने दिया, तो ये बेसिकली नाम दिया था जॉन मार्शल ने, जो उस टाइम पर एएसआई के डायरेक्टर थे। जॉन मार्शल ने जो है नाम दिया था, और ये 1921 के अंदर क्या थे, डायरेक्टर थे इसके, एएसआई के। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और एएसआई का अगर हम फादर की बात करें, तो फादर हमारा एएसआई का फादर कौन हो जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये हमारे एएसआई के फादर हो जाते हैं। और फादर मतलब एएसआई को फाउंड किसने किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको फाउंड किसने किया था, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और 1921 के अंदर जब फर्स्ट टाइम हड़प्पन साइट मिली थी, अब क्यों मिली थी, क्योंकि आपको पता होगा कि एक रेलवे लाइन का जो है एक्सपेंशन हो रहा था। उस एक्सपेंशन के टाइम पर जो समस्या आई, कोई टीले आए थे बीच में। टीले मतलब एक बहुत ऊंचा मिट्टी का एक पहाड़ सा आया था, उसको जब निकालने लगे तो नीचे से ये साइट मिली। एक दो बारी जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनको बताया, तो उसके हिसाब से क्या हुआ था, आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस टाइम पर काम कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, साइन एक्सकेवेट किया इसको पूरे तरीके से, और क्या किया, ये जो है साइट निकाल ली। ओके, फर्स्ट साइट हमारी थी हड़प्पा। कहाँ पर है, पंजाब पाकिस्तान में। रिवर बैंक कौन सी रिवर के किनारे है, रावी रिवर के किनारे हैं। डिस्कवर किसने किया था, 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। की इन्फो की बात करें तो फर्स्ट मेजर साइट थी। इसकी सिटी प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। और एविडेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें ग्रेनरीज मिली है, मतलब अन्नगार मिले हैं जहाँ पर क्या किया जाता था, अनाज को स्टोर किया जाता था। ब्रिक मिली है, मतलब ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग्स बनी है। और स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब इनके घरों के अंदर स्टोर रूम्स होते थे। सेकंड जो हमें साइट, अगर हम नेक्स्ट साइट की बात करें, तो वो हमारी सिंध पाकिस्तान, आज भी सिंध पाकिस्तान के अंदर है। इंडस रिवर के किनारे मोहिंजोदारो नाम से साइट मिली है। अगले ही साल 1922 के अंदर आर डी बैनर्जी ने फाइंड किया था। तो आप लोग रिलेट कर सकते हो कि 1921 के अंदर पहली साइट मिली, नेक्स्ट साइट 22 के अंदर मिल गई। इसी के अंदर जो एक ग्रेट बात, ये वाली जो साइट है ना, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या मिला था, हमें ग्रेट बात मिला था, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल टाइप बाथरूम बना हुआ है, जिसके अंदर अब कहाँ पर बना हुआ है, वो अपर टाउन के अंदर, जिसको सीटाडेर बोलते हैं, वहां पर बना हुआ है। सोफेस्टिकेटेड ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम था, बिल्कुल सही साफ सैनिटेशन हो रहा था, बिल्कुल सही तरीके से जो है पूरा पानी जो है निकलता था। उसके अलावा लार्ज रेजिडेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म ब्रिक्स, मतलब बड़े बड़े जो रेजिडेंशियल हाउसेस बने हुए थे, जो क्या होते थे, इंटे जो उनकी इंटे जो है एक ही साइज की बनी हुई थी। ओके, थर्ड हमारी साइट आती है धोलावीरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। धोलावीरा गुजरात के अंदर है, कच्छ, जिसको हम लोग सरक्रीफ बोलते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, वहाँ पर कहीं धोलावीरा साइट है। 1967-68 के अंदर, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इंडिया आज़ाद हो गया उसके बाद ये साइट मिली है। जेपी जोशी ने इस साइट को फाउंड किया है। और ये अपने बेसिकली वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, धोलावीरा साइट जो है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
तो अभी आपको एक बात बता दूँ कि पूरे आईबीसी के अंदर एक धोलावीरा ऐसी साइट है, जिसका जो रेज़िडेंशियल एरिया है वो 3 लेवल पे डिवाइड था। मैंने आपको पहले बताया कि इनके 2 सिस्टम होते थे, एक तो अपर टाउन होता था, एक लोअर टाउन था और इसके अंदर एक मिडल टाउन भी था। अब मिडल टाउन बेसिकली क्या था, अपर टाउन में यहाँ पे किंग रहता था या प्रीस्ट रहते थे। मिडल टाउन के अंदर कॉमन मैन रहता था, लेकिन लोअर टाउन के अंदर कॉमन मैन रहता था और मिडल टाउन के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली ट्रेडर्स रहते थे। मतलब जो बिजनेसमैन थे, वो लोग कहाँ पर रहते थे? मिडल टाउन के अंदर रहते थे। वो किंग नहीं थे, लेकिन कॉमन मैन से ऊपर थे। तो ये वाला सिस्टम हम लोगों ने वहाँ से फॉलो किया है। जो हम बिजनेसमैन को मिडिल क्लास को हम जो चीज़ बोलते हैं ना कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर अपर क्लास, वो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से फॉलो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट साइट आती है हमारी लोथल। ये भी गुजरात के अंदर है और ये गल्फ ऑफ खंबात खंबात की जो गाड़ी खाड़ी है, उसके आसपास है। 1954 के अंदर एस आर राव ने इसको फाउंड किया था। यही क्या था हमारा लोथल, क्या था यहाँ पे, डॉकयार्ड था। ओके, मतलब हमारा जो शिप उस टाइम पर जो आईबीसी के जो शिप थे, वो कहीं भी जाते थे तो इसके थ्रू ही जाते थे। ओके, यहाँ पर बीड मेकिंग के एविडेंस मिले और मेटल वर्क के लिए एविडेंस मिली है। लोथल डॉकयार्ड इज कंसीडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन, मतलब सबसे पुराना अगर डॉकयार्ड की बात करें तो क्या है, लोथल है। प्रोमिनेंट साइट है जहाँ पर हमें मरीन टाइम ट्रेड के लिए क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है। दूसरा नेक्स्ट हमारी साइट होती है सुरकोटादा। ओके, ये वाली जो साइट है गुजरात के अंदर है, ये भी कच्छ रीजन के अंदर है। 1964 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा जिसको जब फाउंड किया गया था, अमलानंद घोष ने नेक्स्ट जो साइट कालीबंगा हम लोग करेंगे राजस्थान के अंदर, उसको फाउंड किया था। ये बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर एक हमें घोड़े की जो हड्डी मिली, मैंने आपको पहले भी बताया। घोड़े के बारे में पूरे आईबीसी सिस्टम को, पूरे सिविलाइजेशन को पता नहीं था, लेकिन इस एक साइट के ऊपर क्या हुआ है, घोड़े की हड्डी मिली है। वो भी सिर्फ एक हड्डी मिली है। तो इस तरीके से हम लोग, ये डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है कि उनको घोड़ों के बारे में पता था या नहीं पता था। ओके, बाकी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती थी, डोमेस्टिकेशन हो रहा था एनिमल्स का। इस चीज़ के जो है एविडेंस मिले। नेक्स्ट चहुंदड़ो, पाकिस्तान के अंदर साइट है। 1931 के अंदर एमएस वक्स नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने फाइंड किया था। इंडस रिवर के बैंक के ऊपर बनी हुई है, सिंध पाकिस्तान में है। ई पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे बीड मेकिंग, पॉटरी और कॉपर टूल्स का यूज हो रहा था। मतलब कॉपर एज मैंने आपको बताया इससे पहले थी, लेकिन ये लोग कॉपर टूल्स का यूज कर रहे थे। चौहुंड पर जो है काफी ज्यादा बाहर की एक साइट है, मतलब बिल्कुल पाकिस्तान के एंड पॉइंट के ऊपर। और इसका जो है ना पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल पीसफुल सेटलमेंट में था। मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये वाली एक जो एरिया था वो क्या था, रूरल था। ओके, हम लोग इस चहुंदड़ो को इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्राफ्ट इंडस्ट्री थी, ज्वेलरीज थी, प्रैक्टिकली बीड्स मेकिंग भी जो है करते थे। उसके अलावा भिराना एक साइट है हरियाणा के अंदर, मॉडर्न और हरियाणा के अंदर सरस्वती रिवर जो खत्म हो चुकी है, जो आज गग्गर रिवर जिसको बेसिकली बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वो पहले सरस्वती रिवर थी, तो उसके बैंक के ऊपर बना हुआ था। 1980 के अंदर एएसआई की पूरी टीम ने फाउंड किया था। बेसिकली ये जो है ये काफी पुरानी साइट है, वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट लिंक टू हड़प्पन कल्चर अराउंड 7000 बीसी। ये मतलब लगभग 7000 बीसी, मैंने आपको पहले भी बताया। स्टोन एज के अंदर बिराना नाम से एक साइट है, काफी पुरानी साइट है। तो वहाँ के जो लोग थे ना, वो कंटिन्यूअसली हड़प्पन सिविलाइजेशन तक भी एग्जिस्ट करते थे, वो खत्म नहीं हुए थे स्टोन एज से। मेरे अगर आप कंटिन्यू लेके चलो तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अर्ली सेटल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये करते थे और इनकी पोट्री और मड ब्रिक्स जो है वो काफी ज्यादा जो है स्ट्रक्चर्ड थे एक तरीके से। नेक्स्ट हमारी साइट आती है रोपड़, पंजाब के अंदर है। पंजाब की साइट है, सतलज रिवर के बैंक पर है। 1953 में बीके थापड़ ने इसको फाउंड किया था। अगर इसके की इन्फो की बात करें तो हड़प्पन साइट है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, पोट्री और एनिमल डोमेस्टिकेशन तीनों के एविडेंस मिले हैं। इसी के साथ यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि यही जो था वो नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या कर रहा था, हड़प्पन कल्चर को स्प्रेड कर रहा था, फैला रहा था। नेक्स्ट हमारी लास्ट साइड जो है राखी गढ़ी, पूरे इंडिया की लार्जेस्ट साइट है।
ओके। पूरे अगर उस आज के टाइम में जो इंडिया है, उसकी सबसे लार्जेस्ट साइट राखी गढ़ी है, रिवर बैंक सरस्वती था। 1960 के अंदर फाउंड किया गया था, लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन साइट है ये, लेकिन इंडिया की है ये, ओके। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है, यहाँ पर सिटी प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंस मिले हैं और इसके साथ ये जो क्या है, यहाँ पे सबसे बढ़िया जो है सेटलमेंट सिस्टम था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो फ्रेंड्स ये था बिल्कुल हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे बार कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना श्योरली कह सकता हूँ। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट जो है ले पाए। अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।